नमस्कार, वर्चुअल न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं जमेनिया विधानसभा से बीएसपी के प्रत्याशी मोहम्मद परवेज खान, और आज इनके बारे में जानेंगे, उनसे बात करेंगे उनकी चुनावी विजन क्या है और उनकी चुनाव में क्या क्या आने वाले 5 साल में क्या क्या विजन हो सकते हैं, क्या करेंगे, जमेनिया विधानसभा के लोगों के लिए क्या करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। उनके प्राथमिक शिक्षा से लेकर अब तक की जो भी जानकारियाँ हैं उनके बारे में जानेंगे। नमस्कार सर, पहली बात हमारे न्यूज़ पर आने के लिए आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। शुक्रिया। और दूसरी बात सर की पहली बात कि आपने जमेनिया विधानसभा से इस बार पर्चा भी भरा नहीं, आपकी टिकट हो गई है कन्फर्म, तो आप इस बार जमेनिया विधानसभा से लड़ रहे हैं चुनाव। सर आपकी 5 साल आने वाली 5 साल में आपकी विजन क्या है? देखिए, हमारा इलाका बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है। जो भी सरकारें रही, जिनके भी प्रतिनिधि रहे, उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। वहाँ सबसे पहली जो जरूरत है, जो विजन जिसको आप कह रहे हैं, उसको जरूरत है शिक्षा की। कोई भी ढंग का सरकारी स्कूल जो हायर एजुकेशन के लिए, जिसको डिग्री कॉलेज या पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कहते हैं, वो नहीं है। हॉस्पिटल बिल्कुल नहीं है। हमारे लोग बनारस जाते हैं इलाज के लिए। बिजली की समस्या वैसे ही है। सड़कों की हालत बहुत खराब है। तो मुद्दों का तो वहाँ अंबार है। इतने सारे मुद्दे हैं कि आप गिन नहीं सकते। न कल कारखाना है, न पढ़ाई है, न लिखाई है, न शिक्षा है, न रोजगार है, न हॉस्पिटल, कुछ भी नहीं है। उन सारे मुद्दों पे बात करते हैं। सर दूसरी बात कि आप पहली बार बीएसपी से चुनाव की टिकट लड़ रहे हैं, तो जनता ये जानना चाहती है कि आपकी बैकग्राउंड क्या है, आप आने वाले समय में क्या करेंगे नहीं करेंगे, उसके बारे में जानना। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम परवेज खान है और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मेरे पिता भी बीएसपी में रहे। 2002 में चुनाव लड़े थे आखिरी, उसके बाद बीमार रहे, फिर अब वो इस दुनिया में नहीं है। अब उसके बाद हम लोग हैं, 10 साल तक हमने मेहनत किया है। इस बार हमको मौका मिलने जा रहा है, बहन जी ने आशीर्वाद दिया है। तो आज जो है हम उसी धरोहर को लेके आगे बढ़ रहे हैं। बसपा में हम लोग पहले से भी थे, तो बीएसपी के कार्यकर्ता रहे और उस इलाके में हमेशा हम सामाजिक और राजनीतिक जीवन में वहाँ पे रहे हैं। लोगों की खिदमत किया है, लोगों के बीच में रहे हैं, हर मुद्दे पे, हर मामले में। इस बार योगी आदित्यनाथ ने भी अपना चुनाव बता दिया कि हम यहाँ से लड़ेंगे, और अखिलेश यादव ने भी बताया कि चुनाव हम यहाँ से लड़ेंगे। क्या इस बार माना जाए कि मायावती बहन मायावती जी इस बार भी चुनाव लड़े और मुख्यमंत्री के कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाए? बहन जी जो है 403 सीटों पे लड़ रहे हैं। जहां जहां उनका प्रत्याशी है, वहां वहां बहन जी कैंडिडेट। बीएसपी में प्रत्याशी के साथ साथ बहन जी को देख के वोट मिलता है। जो 2007 से 2012 में बसपा की सरकार रही, आप किसी नेता से पूछिए, प्रदेश में किसी आम आदमी से पूछिए, उतनी सुरक्षित कानून का राज, सत्ता और शासन सही से किसी ने नहीं चलाया। बीएसपी के सरकार में कोई दंगे नहीं हुए, बीएसपी के सरकार में कोई मॉब लिंचिंग नहीं हुई। आज कहीं ना कहीं जो प्रदेश में डर और भय का माहौल बना हुआ है, कोई सड़क पे अकेला निकलना नहीं चाहता है। दलित हो, पिछड़े हों, अल्पसंख्यक हों, सारे लोगों के साथ कहीं ना कहीं ज्यादती हो रही है। आप देखिए अभी ब्राह्मण समाज के साथ क्या हुआ, मुस्लिमों के साथ क्या हुआ, दलितों के साथ क्या हुआ, सारी चीजें आपके सामने पड़ी हुई। वो चाहे हाथरस हो, उन्नाव हो, मेरठ हो, गोरखपुर हो, कहीं भी। अभी कल परसों में लखीमपुर खीरी का एक वीडियो आ रहा है। तो इन सबसे बेहतर जो है बहन जी की सरकार है, और बहन जी चुनाव लड़ती नहीं है, बल्कि हर प्रत्याशी के पीछे वो खड़ी है। तो दूसरी बात की माना जाता है, बोला जाता है कि ठीक है आपने नाम लिया कि लखीमपुर खीरी घटना हुई, नाम की घटना हुई, उसमें बोला जाता है कि मायावती खुद ना जाकर, जैसे देखा गया कि कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा जहाँ गई, माना कुछ लोग आलोचक ये भी कहते हैं कि बहन मायावती अपने जहाँ घटना होती वहाँ नहीं जाते हैं। तो क्या ये वाकई क्या सही है उनकी? मैं आपको एक चीज बताऊं, देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जहां भी ऐसे मामले हुए, हाथरस में भी हमारा प्रतिनिधि मंडल गया, गोरखपुर में भी गया, यहाँ मिर्जापुर में जो हुआ था वहां भी गया, हर जगह हमारा प्रतिनिधि मंडल, हमारे यहाँ सेक्टर बटे हुए, जोन के प्रभारी हैं, मंडल के प्रभारी, वो हर मुद्दों पे जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वही जाए, मगर उनके ही द्वारा निर्देशित किए गए लोग वहां पहुंचते हैं, जो मदद होती है वो करते हैं। हमारी पार्टी बहुत बड़ी मीडियाबाजी में यकीन नहीं रखती है। जो हम कहते हैं, बहन जी जो कहती हैं वो करती है।
कथनी और करनी में फर्क नहीं है। सर अभी जब चुनाव आयोग ने रोक लगा दी कि प्रचार नहीं होंगे, अब रैली नहीं होगी, तो आपकी अब जब जो भी चुनाव प्रचार होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से हो रही है और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो रही है, तो आपकी पार्टी डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्रचार करने के लिए कुछ जहां तक मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर अवेलेबल करने, तो इसके लिए आप लोग क्या रणनीति बना रहे हैं? देखिए, हमारे साथ ये है कि हमारे यहाँ जो लोग हैं, जो हमारा वोट है, जो हमारे लोग हैं वो गरीब हैं, मजदूर हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, खेती और किसानी करने वाले लोग हैं, तो वो बहुत ज्यादा स्मार्टफोन तो इस्तेमाल नहीं करते हैं। मगर हमारी पार्टी देखिए सारे लोगों को जो ये सोशल साइट्स हैं जिनके थ्रू आप पहुंच सकते हैं, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, तो हमारे सारे प्रत्याशी उस पे हैं। और मुश्किल तो है, मगर इसमें डोर टू डोर भी तो कहा गया है, डोर टू डोर लोग पहुंच रहे हैं। और हमारे पर देखिए सबसे पहले जो लिस्ट आती है कैंडिडेट की वो बीएसपी की जाती है, बीएसपी के प्रभारी बनाए जाते हैं। तो ये वो लोग सोचे ना जिनके पास 20 दिन टाइम है। हम लोग तो साल भर 2 साल से चल रहे हैं क्षेत्र में, हमारे सारे प्रभारी प्रत्याशी जो है वो क्षेत्र में लगे हुए हैं, तो हम तो डोर टू डोर सारे गांव पहुंच चुके हैं। डिजिटल का जहां तक मामला है, हम भी कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। हम भी नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसी बात हो जो चुनाव आयोग का है उसी की तरह हम काम करें, मगर चुनाव आयोग सबके लिए होना चाहिए। ये नहीं कि कोई मिनिस्टर है तो वो गाड़ियों का काफिला लेके चले, कोई नया कैंडिडेट है तो वो अकेले चले, ये नहीं है। दूसरी बात की माना जा रहा है कि ठीक है अभी आपके बसपा के सीएम कैंडिडेट के तौर पर मायावती अपने आप सीएम पेश करें। अभी हाल ही में इंडिया टुडे की एक सर्वे आई, सर्वे में माना गया कि सबसे ज्यादा अभी सीएम फेस के लिए योगी आदित्यनाथ माने जा रहे, उसके बाद अगले ज्यादा माने, तीसरे नंबर पर मायावती है। तो इसका एक कारण क्या माना जा सकता है? क्या फैक्टर हो सकते हैं कि सर्वे अभी अप डाउन हो रहे हैं? क्या नतीजे इसके विपरीत आ सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि जो सर्वे होते हैं ये चंद मीडिया हाउस हैं जो शहरों में, जो चट्टी और चाय खानों में, जो स्टेशन और रोड पे करवाते हैं। बसपा का वोट गांव में है, बसपा का वोट झुग्गी झोपड़ियों में है जहां मीडिया नहीं पहुंच पाती है, दलित बस्तियों में है, जो शोषित हैं, जो पिछड़े हैं, उनके यहाँ वोट है। मीडिया वहां तक पहुंच नहीं पाती। मीडिया आप हैं, कहाँ जाएंगे आप? सड़कों पे जाएंगे। वही लोग हैं, चंद चाणाक लोग बैठे हुए हैं जो अब तक भारत के सारे संसाधनों पे, उत्तर प्रदेश के संसाधनों पे कब्जा किए थे, वही बताते हैं। 2007 से 2012 की जो पूर्ण बहुमत की सरकार रही बीएसपी की, उसमें भी मीडिया ने दिखाया था कि बसपा लड़ाई में नहीं है, और जब जब बसपा को मीडिया लड़ाई से बाहर दिखाती है तब तब बसपा वापस पलट के आती है। और आप देखते जाइए, अब धीरे धीरे लोग बड़े बड़े पत्रकार लिख रहे हैं। मैंने कई लोगों का आर्टिकल देखा उस दिन कि नहीं, बसपा जो है अंदरूनी तरीके से बहुत तेजी से लड़ाई में आ रही है वापस। बसपा ने टिकट बांट दिए, बाकी जगह तो घमासान मचा हुआ है। कोई सपा से बीजेपी में जा रहा है, बीजेपी से सपा में आ रहा है। पिछले बार बहुत सही आपने बोला कि पिछले बार भी चुनाव में कहा जा रहा था, लेकिन मामला उसके विपरीत आता है। 7 से 12 वाले चुनाव जब मायावती जब उस टाइम सीएम थी तो हुआ था। पिछले बार की चुनाव जब 12-17 के जब चुनाव हो रहे थे तो उसमें गठबंधन बुआ बबुआ की जोड़ी सामने आई, और बुआ की बबुआ की जोड़ी जब 19 के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, उसके बाद उसका कारण क्या था सर कि आपने बसपा और सपा ने और कांग्रेस ने गठबंधन किए तो आपकी 19 सीट आई, सपा की 47 सीट आई। उसके विपरीत लोकसभा में आपकी सीट बढ़ गई और सपा की 5 सीट आई। तो सपा ने आरोप लगाया आप पर कि उनकी फायदा होगी, हमें घाटा होगी, इससे क्या आपकी पार्टी को डिफेक्ट कर सकता है? क्या गठबंधन हो सकते हैं या होने की संभावना कुछ? देखिए, गठबंधन का जहां तक मामला है तो ये हाईकमान का मामला है। हमें नहीं लगता कि अब तो गठबंधन होने वाला है। बाकी बातें जो है गठबंधन के ऊपर वो माननीय बहन जी जानते हैं। मगर दूसरी जो बात आपने कही, आप 2017 का चुनाव देखिए, बहुत हवा खिलाफ थी बीएसपी के, बीजेपी की बड़ी लहर थी, लोग कह रहे थे कि लड़ाई से बाहर है। उस दौर में भी 17 में भी 22% से ऊपर वोट पाया है बीएसपी ने, और समाजवादी पार्टी 18-19% के पास है। हमारा वोट बैंक 22% रहा, उनका 19% है। हमको सिर्फ 8%, 30 से 31% पे सरकार बनती है, जो आप पिछला रिकॉर्ड देखेंगे। 19 वाली जो बात आप कह रहे, देखिए बीएसपी का वोट ट्रांसफरेबल वोट है। बीएसपी जिसके साथ गठबंधन करती है अपना वोट उनको दिला देती है, वो लोग अपना वोट नहीं दिला पाते। नुकसान उन्होंने किया है बीएसपी का, बीएसपी ने किसी दल का नुकसान नहीं किया है। बीएसपी के वोटर सपोर्टर आज भी पूरी ईमानदारी के साथ बीएसपी के साथ।
बात सही भी है कि आपने पिछले बार के चुनाव में हमने देखा भी कि जब जमनिया जो विधानसभा सीट है, अब बसपा के जो कैंडिडेट अतुल राय हैं, अब संसद बन चुके, उनकी 22% सीट थी और जो सपा के कैंडिडेट उनकी 23%, आपका डिफरेंस सिर्फ 1%। तो ये तो मान सकते हैं कि जो बसपा का जो वोट निचले स्तर की है वो तो बेहतरीन है। लेकिन आप इसके बाद चंद्रशेखर आजाद के बारे में क्या कहना चाहते हैं? उनको क्या साथ लाया जा सकता है? नहीं, कोई ऐसी कोई बात है नहीं, और वो तो अपना ऐलान भी कर दिए शायद कहीं से लड़ने के लिए, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, बीएसपी एक मूवमेंट है और बीएसपी आज से नहीं चल रही है। बीएसपी जो है मान्यवर साहब ने इसको बनाया है, कांसीराम साहब, और बीएसपी तब से अब तक ग्रोथ कर रही है। हिंदुस्तान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है इसमें। बीएसपी के साथ वोटर है, कैडर है, उसके संगठन के कार्यकर्ता है, हर बूथ पे उसका अध्यक्ष है। तो बीएसपी कहीं ना कहीं वोट बैंक के साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं को भी खड़ा किया है। चंद्रशेखर जी के कहीं कार्यकर्ता नहीं है, और सिर्फ मीडिया में आ जाने से और डिबेट कर लेने से वोटर नहीं बनने वाले। काम करना पड़ेगा। काम इस प्रदेश में जो 5 साल सरकार रही बीएसपी की, आप कहीं पूछिए उससे बेहतर के ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों ने खुलेआम टीवी पे कहा कि सबसे अच्छी सरकार जो है बीएसपी की रही। ये सारे लोग मानते हैं। आपको अपनी जमनिया विधानसभा के लिए शुभकामनाएं, आपकी जीत हो, और इसके लिए धन्यवाद देते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया।